गांव के बाहर पुराना बरगद का पेड़ रात में भी फुसफुसाता था, मानो कोई राज छिपा हो। मास्टर जी, वो पेड़ सचमुच भूतिया है क्या? भूत नहीं बेटा, कर्मों का आईना है। जो देखता है वही दिखता है। उस रात गांव में पहली बार किसी ने पेड़ के नीचे एक सिंदूर से सना हुआ लाल धागा देखा। ये धागा किसी औरत का है ना? लोग कहते हैं 50 साल पहले। चुप रहो, उस औरत का नाम भी मत लो, वो चुड़ैल थी। सावित्री बुआ खुद उस पुरानी कहानी की एक जीती जागती गवाह थीं, पर कोई उनका मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। बुआ, आप तो उस जमाने की हो, सच बताओ ना, क्या हुआ था कमला भाभी के साथ? कमला भाभी नहीं, उसने अपने पति को जहर दे दिया था लालच में। गांव वाले आज भी विश्वास करते थे कि कमला की आत्मा उस बरगद पर लटकती है और जो भी गलत कर्म करता है उसे खींच लेती है। तो जो लाल धागा मिला है, किसी ने फिर कोई पाप किया है? पाप करने वाला खुद ही धागा बांध आता है, बिना जाने। उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कुत्ते रात रात भर भौंकते, कुएं का पानी लाल हो जाता। मास्टर जी, आज सुबह मेरे घर के बाहर भी एक लाल धागा पड़ा था। तुमने उसे छुआ? हाँ, उठाकर फेंक दिया। अब तुम भी उस कहानी का हिस्सा बन गए हो बेटा। चमचमाती कोठी में रहने वाला व्यवसायी विजय मेहता रात को अकेला बैठा पुरानी डायरी पढ़ रहा था। 50 साल पुरानी ये डायरी मेरे दादाजी की। इसमें लिखा है, मैंने कमला को मरवा दिया। तुम फिर वही डायरी पढ़ रहे हो? तुम्हारे दादाजी ने किसी कमला को मरवाया था? दादाजी ने लिखा है, उन्होंने कमला के पति को उकसाया था कि वो अपनी बीवी को मार डाले, क्योंकि कमला दादाजी से प्रेम करती थी। हाँ, और जब कमला ने इनकार कर दिया तो दादाजी ने बदला लिया। उस रात कमला को जहर नहीं, गला घोंटकर मारा गया था। विजय की कोठी के बाहर भी हर रात एक लाल धागा बंधा मिलने लगा था, बिना किसी के बांधे। विजय, मुझे डर लग रहा है, हमारे बेटे को कुछ हो गया तो। ये सब वहम है, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन विजय झूठ बोल रहा था। उसने पिछले साल अपने साझेदार को धोखा देकर पूरी कंपनी हड़प ली थी। कौन है बाहर? कोई है क्या? विजय, लाल धागा तुझे भी बांधना है। कौन हो तुम? उसी रात विजय को सपने में एक औरत दिखी, गले में लाल धागा, सिंदूर लगाए, आंखें खाली। वो बोली, तेरी सजा बाकी है। गांव में राकेश हर रोज बरगद के पेड़ के नीचे जाता और लाल धागे बढ़ते जाते। शहर में विजय पागल सा हो रहा था। मास्टर जी, अब मेरे सपने में भी वो औरत आती है, कहती है तू भी दोषी है। तुमने किसी का हक मारा है राकेश? पिछले साल मैंने अपने चचेरे भाई की जमीन का बंटवारा थोड़ा गलत कर दिया था। उसकी विधवा को पूरा हिस्सा नहीं दिया। तो तुम भी लाल धागे के हकदार हो। इधर विजय ने अपने पुराने साझेदार की विधवा को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने माफी मांगी, लेकिन लाल धागा नहीं रुका। विजय, अब भी धागा आ रहा है। लगता है सिर्फ तुम्हारा पाप नहीं, कोई और भी है। यहाँ लिखा है, कमला को मैंने नहीं मारा, मैंने सिर्फ झूठ फैलाया था कि उसने अपने पति को जहर दिया। असल में कमला को गांव के 3 लोगों ने मिलकर मारा था, ठाकुर, सावित्री और हरिप्रसाद। हरिप्रसाद, मास्टर जी। विजय ने गांव का पता लगाया, उसी गांव में जहां राकेश रहता था। दोनों कहानियां अब एक ही गांव में आकर मिलने वाली थीं। मास्टर जी, आप ही तो कमला भाभी के कातिलों में से एक थे। हाँ बेटा, मैं, ठाकुर और सावित्री, हम तीनों ने मिलकर कमला को मारा था। वो मेरे साथ भागना चाहती थी, मैं डर गया। ठाकुर को लगा बदनामी होगी, सावित्री को जलन थी, हमने उसे जहर नहीं, रस्सी से। और आप आज तक लोगों को कर्मों की बात सिखाते रहे। इसलिए सिखाता हूं बेटा, ताकि कोई और मेरी तरह न बने। लाल धागा मैंने खुद बांधना शुरू किया था हर साल, अपनी सजा खुद देने के लिए। लेकिन पिछले साल से धागा अपने आप बंधने लगा। विजय मेहता गांव पहुंचा। उसके हाथ में दादाजी की डायरी थी। उसने मास्टर जी, सावित्री बुआ और बचे हुए ठाकुर के बेटे को बुलाया। मेरे दादाजी ने झूठ लिखा था कि उन्होंने कमला को मरवाया।
असल में वो सिर्फ गवाह थे। आप तीनों ने मिलकर कमला को मारा था। झूठ, वो खुद अपने पति को जहर दे रही थी। यहां लिखा है, मैंने देखा कि हरिप्रसाद, ठाकुर और सावित्री ने मिलकर कमला का गला घोंटा और फिर अफवाह फैलाई कि उसने आत्महत्या कर ली। मास्टर जी, सावित्री बुआ और ठाकुर का बेटा चुप हो गए। बरगद के पेड़ के नीचे सन्नाटा था। हमने सोचा था सच दब जाएगा। कमला की आत्मा हमें छोड़ नहीं रही। और मैंने तो सिर्फ जमीन का बंटवारा गलत किया था। मुझे क्यों सजा? क्योंकि तुमने भी सच छिपाया था। तुम्हारी चचेरी भाभी आज भी रोती है। छोटा पाप भी पाप है बेटा। अगले दिन सुबह बरगद के पेड़ के नीचे 3 लोग थे, मास्टर जी, सावित्री बुआ और राकेश। तीनों ने अपना अपना पाप कबूला। विजय दूर खड़ा देख रहा था। मैं हरिप्रसाद, कमला का हत्यारा हूं। मैंने झूठ बोलकर उसकी हत्या करवाई। मुझे जो सजा मिले स्वीकार है। मैंने भी जलन में कमला को मारा। मुझे माफ नहीं करना। मैंने अपनी चचेरी भाभी का हक मारा। मैं आज ही सारी जमीन उसके नाम कर दूंगा। जिस दिन तीनों ने सच कबूल किया था, उसी दिन बरगद का पेड़ पूरी तरह शांत हो गया था, या सबने ऐसा सोचा था। 3 दिन बाद सुबह का धुंधला उजाला। गांव के बाहर बरगद के पेड़ की जड़ में एक नया लाल धागा बंधा हुआ था, खून से सना हुआ। ये फिर से शुरू हो गया। हमने तो सच बोल दिया था। ये धागा पुराना नहीं है, किसी ने आज सुबह बांधा है। कमला, उसने हमें माफ नहीं किया। शायद सच बोलना ही काफी नहीं होता, कुछ और बाकी है। उसी शाम गांव में एक औरत आई, 60-70 साल की, लंबा घूंघट, हाथ में पुराना पीतल का लोटा। कोई उसे पहचान न सका। मैं कमला की छोटी बहन हूँ, नाम है श्यामा। आज आई हूँ हिसाब चुकता करने। आप जीवित हो? हमने तो सुना था कमला अकेली थी। कमला ने मुझे बचपन में ही मायके भेज दिया था। उसने कहा था, तेरे सामने मेरी इज्जत खराब होगी। आज मैं आई हूँ उसी इज्जत का बदला लेने। श्यामा के पास एक पुराना खत था, कमला का आखिरी खत, जो कभी पोस्ट नहीं हुआ था। मेरी प्यारी श्यामा, अगर मैं मर जाऊं तो जान लेना, मुझे मेरे अपने ही मारेंगे। ठाकुर, सावित्री और हरिप्रसाद, ये तीनों मिलकर मुझे रस्सी से मारेंगे और कहेंगे कि मैंने आत्महत्या कर ली। मेरे नाम पर कलंक लगेगा। तू जब बड़ी हो जाना, मेरा सच दुनिया के सामने लाना। हमने वही किया, मगर हमने सच तो बोल दिया। सच बोलने से मरने वाला वापस नहीं आता हरिप्रसाद जी। मेरी बहन की लाश को भी तुम लोगों ने बरगद पर लटका दिया था ताकि आत्महत्या लगे। तो लाल धागा वो कमला का मंगलसूत्र का धागा था? हाँ, उस रात कमला ने मुझसे फोन पर कहा था, मेरा मंगलसूत्र का लाल धागा मेरी पहचान है। अगर कभी कोई गुनाह करे तो मेरे नाम का लाल धागा उसे ढूंढ लेगा। मैंने उसे पागल समझा था। अब सब समझ गए थे, लाल धागा कोई भूत की सजा नहीं, कमला की छोटी बहन श्यामा की सजा थी। वो पिछले 50 साल से हर साल गाँव आती थी, चुपके से धागे बांधती थी। तो पिछले साल से धागा अपने आप नहीं बंध रहा था? नहीं बेटा, मैं बांधती थी, पर इस बार मैंने खून से सना धागा बांधा है, क्योंकि अब खेल खत्म होने वाला है। हमें मार डालोगी? नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ। 50 साल पुराना केस फिर खुलेगा। तीनों कातिलों के नाम सामने आएंगे और जो लोग आज भी छोटे मोटे पाप कर रहे हैं वो भी डरेंगे। अगले दिन पुलिस गाँव आई। मास्टर जी, सावित्री बुआ और ठाकुर का बेटा हथकड़ी में थे। गांव में हड़कंप मच गया। भाभी, मैंने तुम्हारा हक मारा था। आज से सारी जमीन तुम्हारी। मुझे माफ कर। बेटा, तूने सच बोल दिया, यही बहुत है। मास्टर जी ने जेल जाते जाते गांव वालों से आखिरी बार कहा, पाप की सबसे बड़ी सजा कानून नहीं, अपने अंतर्मन का डर है। जेल में पहला महीना। मास्टर जी को हर रात सपने में कमला आती। वो बस चुप खड़ी रहती, गले में लाल धागा लिए। कमला, मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था, पर डर गया। मुझे माफ कर दे। हरिप्रसाद, मैं कभी भूत नहीं थी।
मैं तो तेरे ज़मीर की आवाज़ थी। तूने जब तक सच नहीं बोला मैं तुझे सताती रही। अब तू आज़ाद है। अगली सुबह मास्टर जी को दिल का दौरा पड़ा। जेल के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। सावित्री बुआ पागल हो गईं। जेल में ही उन्होंने अपना सिर दीवार पर दे देकर खत्म कर लिया। श्यामा गांव में ही बस गई। बरगद के पेड़ के नीचे उसने कमला की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। आपने बदला नहीं लिया, न्याय किया। बहन का बदला न्याय ही होता है विजय बाबू। मैंने कोई नया पाप नहीं किया, बस पुराना सच सामने लाई। राकेश ने गांव में एक स्कूल खोला। नाम रखा कमला स्मृति पाठशाला। 10 साल बाद बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है, पर अब उसके नीचे लाल धागे नहीं, फूलों की मालाएं चढ़ती है। अंकल, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है ना? यहाँ बहुत शांति मिलती है। हाँ बेटी, यहाँ अब सिर्फ शांति है, क्योंकि यहाँ सच रहता है। उस दिन के बाद से गांव में कभी किसी को लाल धागा नहीं दिखा। लोग कहते हैं पाप की असली सजा है सच को दबाकर जीना। पाप का फल भले देर से मिले, पर मिलता जरूर है। और सबसे बड़ी सजा है सच को छिपाकर जीते रहना। सच बोल दो, सजा खुद ब खुद खत्म हो जाती है।